भोज हों, तो जो हमारी प्राच्य परंपरा में जो संदर्भ हमको मिलते हैं उन सब के बारे में हमारा प्रयास है, छोटा छोटा प्रयास है। आप सब विद्वानों के सहयोग से इस काम को हम बढ़ाना चाहते हैं। राजा भोज संयोग से वो राजा थे, लेकिन जितने बड़े वो राजा थे उससे कई गुना वो विद्वत समाज के बड़े प्रतिनिधि रहे हैं। उनकी कई पुस्तकें भी प्राप्त होती हैं, और सम्रागण सूत्रधार है या और भी जो पुस्तकें हैं। तो वास्तुविधीय नियोजन के बारे में जो उन्होंने विचार किया, और बल्कि बहुत सारी जानकारी मिलती है, रोबोटिक्स के बारे में भी जानकारी मिलती है, धार में जिस तरह से उन्होंने निर्माण कार्य किया, और उनकी कीर्ति के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो केवल विचार छोटा सा था कि पाणिनि विश्वविद्यालय हो या विक्रम विश्वविद्यालय हो, तो इनके साथ हम सब सहभागिता करते हुए जो देश समाज में जो गंभीर विषय हैं जिस पर सामान्यतः कोई बात करना नहीं चाहता, और उपनिवेशवादी मानसिकता के कारण एक तरह से उनको बलाए ताक रख दिया गया, उस पर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे पोंगा पंडित हैं जो लोग कुछ वो बात करना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो पश्चिम के लोगों द्वारा, उपनिवेशवाद के जो प्रचारकों द्वारा जिनको वर्जित विषय मान लिया गया है, उस पर हम धीरे धीरे करके शोध कार्य करें। तो केवल इतना ही। और ये संगोष्ठी ये भी, और एक वेद समागम को लेकर जो संगोष्ठी थी, तो कोरोना के कारण ये सब लंबित होता गया। तो वेद समागम वाली जो गोष्ठी जो आज डॉक्टर विजय कुमार जी से मैं बात कर रहा था कि आगामी मार्च माह में, फरवरी और मार्च माह में विक्रमोत्सव हम बड़े स्केल पर करने जा रहे हैं। तो उसमें ये संगोष्ठी भी होगी, और विक्रम विश्वविद्यालय के सहभागिता में जो प्राच्य इतिहास है, रमन जी के मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ, तो वो उसकी योजना बनाए। तो विचार ये है कि चाहे वेद समागम हो, वो हर साल उज्जैन में होना चाहिए। शोधपीठ उसके लिए सहर्ष समर्पित है, और ठीक ऐसे ही प्राच्य इतिहास को लेकर भी चर्चा का एक नियमित केंद्र यहाँ पर, जैसे एक ज़माने में हिस्ट्री कांग्रेस, मतलब उसके कई बहुत सारे राजनीतिक अर्थ हैं जो भी होंगे, लेकिन हम अपनी बात रखने के लिए हमारा एक मंच होना चाहिए। तो शोधपीठ उसमें सहर्ष तत्पर है साथ देने के लिए, पर आपका साथ चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिस्कंध ज्योतिष मर्मज्ञ छात्रवत्सल एवं सतत मार्गदर्शन करने वाले हमारे समादरणीय प्रातः स्मरणीय आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं बीज वक्तव्य के लिए। आदरणीय गुरुजी। सिद्धान्तमौपनिषदं सिद्धान्तं परमेष्ठिनः शोणाधर्मः किंचित वीणाधर्मुपास्महे। सर्वप्रथम महाकाल की इस पवित्र भूमि को नमन, और इसके साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा की सशक्त मनीषा जो हमारे सामने विद्यमान है, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज के सभा के माननीय सभाध्यक्ष महोदय एवं महर्षि पाणिनि वैदिक संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, हम सभी के संरक्षक, संस्कृत परंपरा के विश्व विस्तृत विद्वान प्रोफेसर विजय कुमार सीजी सर, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलानुशासक और आज कुलपति पद पर सुशोभित आज के प्रोफेसर शैलेश कुमार शर्मा जी, और इस जो हमारा राजा विक्रमादित्य शोध पीठ है उसके यशस्वी निदेशक श्री राम तिवारी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक शुभम शर्मा जी, डॉक्टर शुभम शर्मा जी, ज्योतिष विभागाध्यक्ष महर्षि पाणिनि वैदिक संस्कृत विश्वविद्यालय, हमारे इस सभागार में अग्रिम पंक्ति में विराजमान हमारे पूज्य अग्रज प्रोफेसर हंसधर झा जी, गोखले जी, विनय कुमार जी, दीक्षित जी, और समस्त विद्वद्गण, यहाँ महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शिक्षकगण, उपेंद्र भार्गव जी,
परोहा जी और सभी विद्वद्गण एवं हमारे भारतीय संस्कृतानुरागी, भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरागी संपोषकगण, बहुत ही सुखद अनुभूति है। जैसा कि निदेशक महोदय कह रहे थे कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो उपेक्षित पड़ी हुई थी, चाहे उसको लोग एक पुराने ख्यालों का मान रहे थे, उसको उसकी समसामयिकता को प्रकाशित करने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इसके लिए शायद हमें लगता है कि उपयुक्त पात्र आप ही थे, क्योंकि पैशाच की प्रवृत्ति पर सात्विक प्रवृत्ति के पदार्पण के लिए भगवान श्री राम ने उतने बड़े सेतु का निर्माण करके और पैशाच की प्रवृत्ति के ऊपर सात्विक प्रवृत्ति का वर्णन किया था और उसका वर्णन कराया था। वैसे ही आपने एक जो प्रयास किया है, यह निश्चित ही ये जो पुरानी ख्याल है, पुरानी परंपरा है, औपनिवेशिकवाद की जो पाश्चात्य परंपरा है, उसके ऊपर भारतीय परंपरा का एक सेतु बना करके और हमारी ज्ञान परंपरा को जरूर ही विश्व पटल पे प्रतिष्ठापित करेगी। जब हम उज्जैन में खड़े होकर के किसी संगोष्ठी में बोलते हैं या किसी विषय की चर्चा करते हैं, वैसे तो परंपराएं बहुत समृद्ध है, सुदृढ़ है। महाकाल स्वयं में ही हमारे यहाँ आदि गुरु कहे गए हैं, विश्वेश्वर के रूप में, शिव के रूप में, समस्त विद्याएं वहीं से प्रस्फुटित हैं। लेकिन अगर आचार्य की परंपरा में आते हैं तो दो नाम ऐसे मिलते हैं इस भूमि में जिनको भुलाया नहीं जा सकता और भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा तक नहीं की जा सकती अगर उन दो आचार्यों को छोड़ दीजिए। उसमें एक विक्रमादित्य और दूसरे राजा भोज। क्योंकि आज हम संस्कृत जगत को अगर देख लें, संस्कृत ज्ञान परंपरा को देख लें, तो इन दो आचार्यों के इर्द गिर्द ही समग्र चिंतन चलता है। राजा भोज के संबंध में तो यह भी बहुत शास्त्रों में लिखित है, वर्णित भी है, प्राप्त भी होते हैं कि 183 ग्रंथों की रचना आपके काल में हुई थी। 183 ग्रंथ, और उस 183 ग्रंथ में जो लोक संबंध जितनी भी विद्याएं थी, चाहे ज्ञान से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, कला से संबंधित हो, आयुर्वेद से संबंधित हो, सभी का सन्निवेश किया गया था। यानी कि मानव जीवन की समग्रता और विश्व की इस भौगोलिक सुदृढ़ता, वैदिक मूलकता स्थापित रहे, इसके लिए इन्होंने जो कार्य किया था वह आज भी अक्षुण्ण रूप में विद्यमान है हमारे सामने। किसी भी विषय को हम ले सकते हैं। 19वीं शताब्दी तक, जैसा कि आप कह रहे थे, पूरा विश्व यही मानता था कि कुछ था नहीं भारत के पास, सब कुछ यूनान और रोम से मिला है। यूनान और रोम ने ही पूरी सभ्यता दी है, ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, सभ्यता, जो कुछ भी प्राप्त है वो सब यूनान और रोम से ही प्राप्त है। लेकिन जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के पाश्चात्य विद्वानों के लेख जब हमारे सामने आने लगे, ग्लेन विले को पढ़िए, सार्टन को पढ़िए, थॉमस हिथ को पढ़िए और अपने भारतीय विद्वानों को पढ़िए। भारतीय विद्वानों की चर्चा तो अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारतीय विद्वानों ने तो किया ही है, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों ने जब भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा की तब जाकर के हमारी आंखें खुली कि नहीं, हम जिधर जा रहे थे, जिस आधार को लेकर के शोध की बात कर रहे थे, जिस आधार को लेकर के सांस्कृतिक चेतना की बात कर रहे थे, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य की बात कर रहे थे, वो निराधार थी और हमारी जो धारा थी, हमारी जो चिंतन परंपरा थी, वो गलत जा रही थी। इसीलिए हमने अपनी धारा और चिंतन परंपरा बदलनी चाहिए। उसके बाद से जन जागरण हुआ और लोगों ने अपनी चिंतन परंपरा को बदला, क्योंकि उन लोगों ने स्पष्ट रूप में यह प्रतिपादित किया कि रोम और यूनान, इन दोनों ने बेबीलोन से बहुत कुछ लिया। बेबीलोन से टालमी ने सब कुछ लिया। टालमी को विश्व पाश्चात्य जगत का पूरा विश्व जो है वो उनको गुरु मानता है। टालमी ने दशमलव का ज्ञान, गणितीय ज्ञान, जिसकी पृष्ठभूमि पे सारी उत्पत्ति का सिद्धांत निर्धारित है, अरब से लिया। और हमें तो पता है कि अरब ने गणित का ज्ञान कहां से प्राप्त किया था, एक भारत ही था जिन्होंने अरब को गणित का ज्ञान दिया था। तो सारी रचनाएं घूम करके फिर वही भारत केंद्रित हो जाती है। लेकिन विडंबना है कि जब पाश्चात्य से चीजें घूम करके आती है तो उसे हम सहज रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर हमें अपने मूल रूप में मिलती है तो उसे जो औपनिवेशिकवाद जो है, जो हमारी आधारभूमि तैयार हो गई है पाश्चात्य प्रभावित ज्ञान परंपरा की, वो हमें उसे स्वीकार नहीं करने देती। और इस चिंतन परंपरा में यह संगोष्ठी निश्चय ही बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होगी।
हमें देखना है, सबसे बड़ी बात है कि यह नगर नियोजना प्रासंगिक है कि नहीं है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रासंगिकता तभी निर्धारित होती है जब हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है। कोई जरूरी नहीं है कि राजा भोज के द्वारा बसाया गया यह नगर है, चाहे 18वीं 17वीं शताब्दी में चले जाइए, जय सिंह के द्वारा बसाया गया जो जयपुर नगर है, या अम्बेर नगर है, या बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो हमारे राजाओं के द्वारा भारतीय वास्तुकला, भारतीय वास्तु परंपरा के अनुसार बसाए गए हैं, वो वैश्विक हो। क्यों? क्योंकि वैश्विक जो चिंतन परंपरा है, वैश्विक जो लक्ष्य है, पूरे विश्व में हर एक राष्ट्रों का लक्ष्य अलग अलग था। किसी का सिर्फ अर्थ लक्ष्य था, किसी का लक्ष्य काम था, किसी का लक्ष्य सिर्फ भौतिक उन्नति थी। तो उस अगर परंपरा पे उस लक्ष्य को आप अगर निर्धारित करके अपने जीवन की दिशा और दशा को तय करना चाहते हैं तो भोज की और उनकी प्रासंगिकता उतनी नहीं हो सकती। लेकिन जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारतीय चरम लक्ष्य है, धर्मार्थ काम मोक्ष प्राप्ति की मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति का, उस लक्ष्य की अगर प्रतिष्ठापना आपके जीवन में अगर चाहिए, तब तो आपको भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार ही चलना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई पथ आपके सामने नहीं है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे विकसित नगर बनाए गए विश्व में जो आपसे आकर्षक हैं, आपसे सुदृढ़ हैं, आपसे सुंदर हैं, आपसे विस्तृत हैं, लेकिन वहां रहने वाला व्यक्ति मानसिक दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थवान होगा, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। वहां रहने वाला धर्म अर्थ काम और मोक्ष से संपुटित होगा। जो भारतीय परंपरा है, जो समाज की, एक परिवार की, उस परंपरा का संवाहक होगा, इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते, इसकी दक्षता आप नहीं बुला सकते। लेकिन अगर भारतीय परंपरा के अनुसार अगर किसी नगर की योजना आप बनाते हैं, किसी परिवार की योजना, गृह की योजना बनाते हैं, किसी कक्ष के विन्यास की योजना बनाते हैं, तो यह निश्चित ही 100% भारतीय लक्ष्यों में जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कराने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। नहीं तो उन्नति तो बहुत लोगों ने आक्षेप किया है, आक्षेप करते भी हैं कि आपसे ज्यादा विकसित बहुत सारे देश हैं। आर्थिक उन्नति की सिर्फ बात होती है, वहां भौतिक उन्नति की बात होती है, लेकिन आज भी विश्व समुदाय आपके सामने शांति और वो जो विश्वजनीन जो एक कल्याण की भावना है, जो वैश्विक कल्याण की भावना है, उसके लिए आपके तरफ देख रहा है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की जहाँ भावना परिपोषित हो, जहाँ पूरा विश्व ही कुटुंब हो, जहाँ परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम का सिद्धांत हो, वैसे सिद्धांतों की अवस्थापना में इन भोजराज की जो दिनचर्या है, भोजराज के द्वारा बताए गए जो सिद्धांत हैं, चाहे वो सम्रांगण सूत्रधार के हो, जो अभी आज भी हमारे वास्तुशास्त्र का एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठापक ग्रंथ है, जिसके अध्ययन के बिना वास्तु ज्ञान की परंपरा अधूरी मानी जाती है। 5 चीजें वहां पर मुख्यतया विचारित हैं। पुरनिवेश की, पुर कैसा होना चाहिए, उसके कितने भेद होते हैं। उसके बाद भवन निवेश की, उस पुर में पुर के बहुत भेद बताए गए हैं, 3, 7, 10, 2-3 आचार्यों का बहुत अंतर है, मतभेद है, लेकिन जब हम सबको लेके आते हैं तो 3 के अंतर्गत सभी समाहित हो जाते हैं। उसके अलावा भवन की, भवन के बाद प्रसाद, प्रासाद जो होता है भवन का ही एक रूप होता है। उसके अलावा प्रतिमा निर्माण, और जो इनकी एक विशेष कृति है, उसमें एक जो विशेष चैप्टर जुड़ा हुआ है, विशेष अध्याय जो जुड़ा हुआ है, वो चित्रकला से संबंधित है, जो अन्य वास्तु के ग्रंथों में बहुत कम प्राप्त होते हैं या सूत्रात्मक प्राप्त होते हैं। लेकिन इन्होंने इसकी विस्तृत चर्चा की है। नगर कैसा होना चाहिए, नगर की योजना कैसी बननी चाहिए। अभी इनके द्वारा बसाए गए भोपाल को देख लीजिए, भोपाल को देख लें हम। जो प्राचीन भोपाल है, अगर भी गूगल मैप पे सर्च करके आप देखें तो जो इसकी योजना है, जो उसकी 4 दीवारी है, जो 4 दरवाजे उसके बने हुए हैं, मुख्यतया उस जो नगर के, जो हमारे यहाँ चतुष्द्वार की एक नगर की संकल्पना है, उस नगर उसके अनुसार सड़कें 90 अंश पे होनी, एक दूसरे को 90 अंश पे काटनी चाहिए। मुख्य सड़क, मुख्य मार्ग कैसा होना चाहिए, उसके रक्षणार्थ चारों तरफ तालाब बनने, मार्ग होना चाहिए, मार्ग के बाहर तालाब होना चाहिए। वो सारी परिसंकल्पनाएं वैसी ही हैं। जब 11वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 1010 से लेकर के 1056 के लगभग तक कार्यकाल था इनका, उसके बीच में जब उन्होंने इस नगर की अवस्थापना की तो उसके बाद 250 साल तक लगभग परमार वंश का उदय होता रहा और वह नगर का स्वरूप वैसे ही संरक्षित था। लेकिन उसके बाद से जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो उसमें सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी गई, मंदिरों को तोड़ दिया गया। क्या ये सब इतिहास आप लोग जानते हैं?
तो उसका जो नगर का जो वास्तविक स्वरूप है वो विच्छिन्न हो गया और वर्तमान में हम वो वास्तविक स्वरूप नहीं देख रहे हैं। और जिसका कारण क्या था, उसकी उन्नति भी प्रभावित हुई। जिस लक्ष्य को लेकर के उस नगर की स्थापना हुई थी वह उस रूप में नहीं रहा। और यह जो परंपरा कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे वेद वेदांगों में प्राप्त होती है, हमारे पुराणों में प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अगर पुराणों का आप अध्ययन कर लीजिए तो मानव जीवन और मानव सभ्यता से संबंधित विषयों का जितना चिंतन हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में हुआ है, विश्व की कोई ऐसी परंपरा नहीं है, प्राचीनतम मिस्र की हो या कहीं की भी हो, उतना मानव जीवन की समग्रता और दिनचर्या को लेकर के चर्चा की गई हो। प्रत्येक पक्ष विचारित है और उस प्रत्येक पक्ष का अनुसरण करते हुए चारुचर्या एक ग्रंथ है भोजराज का। पढ़िए, एकदम समग्रता है। सुबह उठने से लेकर के कैसे जगना है आपको, एक सुव्यवस्थित व्यक्ति को, स्वस्थ चित्त मनुष्य को कैसे जगना है, कैसे अपनी क्रियाओं में प्रवृत्त होना है, वस्त्र कैसे धारण करने हैं, भोजन कैसा करना है, भोजन करने के कितने देर बाद गमन करना है, आगमन करना है, किस ऋतु में किसका भोजन करना है, जो हमारे अमृत तत्व हैं गोदुग्ध इत्यादि, उसके कौन कौन से रसायन उसमें सन्निहित होते हैं, किस ऋतुओं में उन रसायनों का परिवर्तन कैसे होता है और उन रसायनों से हमारे शरीर के ऊपर क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है, वैज्ञानिक चिंतन है। तो इस तरह के हमारे जो भवन पूर्व निवेश के साथ एक स्वस्थ मनुष्य की जो संरचना होनी चाहिए, एक स्वस्थ समाज का, एक स्वस्थ परिवार का जो निर्माण होना चाहिए, जिसमें हमारा दायित्व हमें अपने दायित्व का बोध कराता रहे, भारतीय मूलकता का ज्ञान कराता रहे, भारतीय ज्ञान परंपरा का याद दिलाता रहे, जहाँ पिता पुत्र के संबंध उसी तरह से संरक्षित हो, जहाँ पति पत्नी के संबंध संरक्षित हो, जहाँ बहुपति या बहुपत्नीवाद नहीं हो, जहाँ वृद्धावस्था में माता पिता को वृद्धाश्रम की व्यवस्था नहीं हो, बच्चे को जन्म लेने के बाद अनाथालय में भेजने की व्यवस्था नहीं हो। वैसे समाज की अगर संकल्पना आपको करनी है तो पुनः हमें अपनी उस भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ लौटना होगा, नहीं तो कोई शरण नहीं है। और उसमें हम लोग और समसामयिक बनाने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कैसे उसके स्वरूप को अद्यतन बनाते हुए ज्ञान विज्ञान के एक समवेत स्वरूप को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। इसके लिए हमारी 2 दिन की यह संगोष्ठी चलेगी 3 दिनों तक। और इसमें हमें लगता है कि प्रदेश के हर एक भूभाग से विद्वद्गण आए हुए हैं। बिहार जैसे नेपाल से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करते हुए नवीन झा जी हैं, जो काठमांडू विश्वविद्यालय में ज्योतिष के आचार्य हैं। और हमने जो लिस्ट देखी, अमेरिका से और म्यांमार से, बहुत राष्ट्रों से लोग आ रहे हैं, देश के प्रत्येक प्रांतों से लोग आ रहे हैं, जो अपने अपने साहित्यिक और ये जो वास्तुकला की जो परंपरा है उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। और यह जो हमारी जो विद्याएं हैं कहीं से स्वतंत्र रूप में नहीं है। मैं बीज वक्तव्य में एक शब्द और भी जोर दे करके कह दूं कि वास्तु को विद्या मान करके और वास्तु को इन षडंगों से और वेद वेदांगों से अलग मान करके एक जो स्वतंत्र परिसंकल्पना चल चुकी है, जिसमें ये लोग वास्तु को एक अलग शास्त्र मानते हैं, एक अलग अंग मानते हैं, इसको ज्योतिष का अंग नहीं मानते, इसको वेद वेदांग के रूप में प्रतिष्ठापित नहीं करते, वह परंपरा इसको पथभ्रष्ट करने वाली है, इसके मार्ग को कलुषित करने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर चिंतन परंपरा में अगर आप देखेंगे तो वेद वेदांग कुछ लोगों ने अथर्ववेद के अंतर्गत उपवेद के रूप में इसको स्वीकार किया है। लेकिन यह परंपरा जब आप देखिए तार्किक दृष्टि से सही हो सकती है, लेकिन जब वेद के ग्रंथों को आप देखिए, वेद के भाष्यों को देखिए, चरण व्यूह को देखिए या उनके महिधर को देखिए, जिन लोगों ने भाष्य किया है उन लोगों ने इसको कलाओं के अंदर रखा है। वास्तु एक कला है जो हमारी 64 कलाएं थी, 4 वेद, 4 वेदांग, हमारे 6 शास्त्र, 14 विद्याएं और चतुर्दश विद्याओं के अलावा जो 64 कलाएं थीं, षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयस्य का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अनुसार ये सभी एक दूसरे से सम्मिलित थीं, संपोषित थीं। और यह ज्योतिष और वास्तु एक अभिन्न अंग है एक दूसरे के, क्योंकि वास्तु के द्वारा संकल्पना करके और ज्योतिष शास्त्रीय सिद्धांतों का तिरस्कार करके आप मानव मूल्यों को नहीं स्थापित कर सकते। वैसे ही ज्योतिष का तिरस्कार करके केवल वास्तु से, वास्तु का तिरस्कार करके केवल ज्योतिष शास्त्र या अन्य विद्याओं के द्वारा, तो हमें समग्र रूप में इसको लेकर के देखना होगा। एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में तो वो अंग के रूप में है, लेकिन ये संपोषित होगी धर्मशास्त्रों के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा, हमारी जो और विद्याएं हैं पुराणों के द्वारा, मीमांसा के द्वारा, न्याय के द्वारा, दार्शनिक पृष्ठभूमि के द्वारा। क्योंकि जीवन का तो एक ही परम लक्ष्य है भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा में, मोक्ष, उस परम ब्रह्म से एकाकार, और उसमें ये विद्याएं सहायक सिद्ध होंगी। समय अत्यधिक हमने लगता है ले लिया। आप सभी को प्रणाम। हम लोग निश्चित ही चर्चा करके किसी सकारात्मक बिंदु पे पढ़ेंगे। हमने जो कुछ भी कहा इसमें जो कुछ भी मूल आधार है हमारे ऋषियों का है, ज्ञान परंपरा का है। त्रुटि जरूर हमारी कहीं होगी इसमें, जो अगर कहीं कारण से आ गई होगी। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपका ये बीज वक्तव्य हमारे लिए एक आगामी 3 दिवसों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच रहेगा। और जिस तरह से आपने वास्तुशास्त्रीय नगर नियोजन एवं राजा भोज के विषय को यहाँ पे प्रतिपादित किया है, उससे हमारा प्रयोजन और उद्देश्य दोनों स्पष्ट भी हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच आदरणीय निर्भय पांडे जी और नवीन जी उपस्थित हैं, समस्त अन्य अतिथिगण भी पधार रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी को कि वह अपना उद्बोधन प्रदान करें। सरस्वती श्रुति महती महीयताम। आज के अत्यंत महनीय और अनेक दृष्टियों से हमारी राष्ट्र चेतना को स्पंदित करने वाले इस संपूर्ण आयोजन में मंचासीन सुधी संस्कृत एवं संस्कृति के समाराधक, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कि पूर्णतः संस्कृत और वैदिक परंपरा को समर्पित है, उसके अत्यंत यशस्वी, मनस्वी और तेजस्वी कुलपति प्रोफेसर C.G. विजय कुमार मेनन जी, मैं चाहूँगा कि इस परिवार की ओर से उनका हम करतल ध्वनियों से सम्मान करें। अभी हमने जिनका बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य सुना, ऐसे विख्यात ज्योतिर्विद प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, विक्रमादित्य शोध पीठ के माध्यम से अनेक माध्यमों से विक्रम, उनके रत्न और फिर भोज, भर्तृहरि, ऐसे तमाम जो महत्वपूर्ण हमारे आधार हैं उनको लेकर के अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों का न केवल नेतृत्व करने वाले वरन स्वयं सुचिंतित रूप में उसे व्यापक विश्व फलक तक पहुंचाने में सन्नद्ध वरेण्य श्री श्री राम तिवारी जी, मैं कहना चाहूँगा कि भारत विक्रम के माध्यम से जो आपने एक नई ज़मीन तैयार की है वो अभिनंदनीय है, क्योंकि दूर दूर तक यह जो चैनल है ये देखा जा रहा है और लाखों की संख्या में लोग संक्षेप में, सूत्र में ऐसे तमाम चीज़ों को देख पा रहे हैं जिनके बारे में वो वाचिक परंपरा में ही सुनते रहे थे या फिर ग्रंथ के लिए उतना समय वे लोग नहीं निकाल पाते थे। तो आम जन